नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2025 के एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए ये जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों। और मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे आज प्रायोगिक अध्ययन विधियाँ, या इसको प्रयोग विधि कह लीजिए या प्रायोगिक विधियाँ कह लीजिए। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। और आज जो है ये 5वां क्लास है। इसके पहले 4 क्लास यूपी पीजीटी से रिलेटेड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो को में लास्ट तक आप बने रहिएगा। कॉन्सेप्ट को एकदम मैं क्लियर आपको करा दूंगा, कहीं से कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला है। फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जो है अपना सुझाव दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में जो सबसे पहली विधियां हमको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है प्रायोगिक अध्ययन विधियां, वो क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में या अध्ययन विधियों में सबसे प्रमुख विधि या सबसे महत्वपूर्ण विधि जिसको मानी जाती है वो कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि या प्रायोगिक विधि है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसी के वजह से क्या है, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला। ज्ञान के किसी भी शाखा को विज्ञान का स्वरूप प्रदान करने में क्या है, यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है। और प्रयोगात्मक विधि जो होता है वो मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा इसी विधि के कारण मिला। और मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा किसने प्रदान किया? तो मनोविज्ञान में इस विधि का प्रारंभ क्या है, विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में किया था। जो मैंने आपको जब मनोविज्ञान के इतिहास पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल कैसे विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया और मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्राप्त किया। देखिए 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट साहब ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से क्या किया, अलग किया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। और मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा इसलिए मिल पाया क्योंकि मनोविज्ञान में अन्य जो भी विज्ञान के टर्म है, विज्ञान की विधियां हैं, वो यूज की जाती हैं। और उनमें भी सबसे प्रमुख विधि जो है प्रायोगिक विधि जिसको हम कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इस विधि का आधार यानी कि प्रायोगिक विधि का आधार क्या होता है? प्रयोग होता है। अब आइए समझते हैं कि प्रयोग क्या होता है। तो देखिए, प्रयोग का यदि सिंपल अर्थ आप समझे, सामान्य अर्थ समझे, तो किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास को प्रयोग करते हैं। जैसे कोई समस्या उत्पन्न हो गई हमारे पास और उसके समाधान के लिए क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो विज्ञान के द्वारा नियम सिद्धांत बनाए गए उसके तरीके से जब हम प्रयास करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? उसी को हम कहते हैं प्रयोग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, किसी व्यवहार का नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करना। तो ठीक उसी प्रकार से प्रायोगिक अध्ययन विधि में क्या होता है, जो मनुष्य का व्यवहार होता है, जो प्राणी का व्यवहार होता है, प्राणी के व्यवहार में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी आ जाएंगे, उन सभी के व्यवहार को क्या है, एक नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे पावलोव ने कुत्ते पे किया था, जैसे स्किनर ने चूहे पे किया था, जैसे कोयलर ने वनमानुष पे किया था। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से नियंत्रित अवस्था में जब क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और तब क्रमबद्ध अध्ययन करके सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रयोग करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान में जो है क्या होता है, किसी भी समस्या की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले मनोविज्ञान में क्या है, किसी समस्या का उत्पन्न होता है वो, और समस्या को के समाधान के लिए क्या हम एक परिकल्पना बनाते हैं और इसी परिकल्पना के सत्यता और असत्यता की जांच करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा और एकदम सिंपल एक लाइन की परिभाषा है जो आपके दिमाग में छप जाएगा। सबसे पहला परिभाषा हमने लिया है गैरेट के अनुसार। गैरेट कहते हैं नियंत्रित दशाओं में, यानी कि परिस्थितियां आपके कंट्रोल में हो, ठीक है,
उन दशाओं में जब आप प्रेक्षण करते हैं, जब आप निरीक्षण करते हैं, जब आप किसी चीज़ का जांच करते हैं तो उसका नाम क्या है? उसी का नाम प्रयोग है। अब जहोदा महोदय का भी परिभाषा एकदम सिंपल है। वो कहते हैं प्रयोग परिकल्पना परीक्षण की एक विधि है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि प्रयोग के माध्यम से ही हम परिकल्पना की सत्यता और असत्यता की जांच करते हैं। तो इसी का नाम क्या है भैया? इसी का नाम है प्रयोग। यानी कि परिकल्पना परीक्षण की विधि का नाम ही क्या है? प्रयोग है। ठीक है, तो ये होता है प्रयोग। अब जो है यदि सारांश रूप में आपको बताएं कि प्रायोगिक अध्ययन विधि किसे कहते हैं, तो इसको चलिए समझते हैं। देखिए, प्रायोगिक अध्ययन विधि वह विधि है जिसमें किसी घटना, कौन सी घटना या व्यवहार, घटना के नाम है, व्यवहार के कारण और प्रभाव का पता लगाने के लिए स्वतंत्र चर और नियंत्रित चर का प्रयोग किया जाता है। उसी को हम प्रायोगिक अध्ययन विधि कहते हैं। प्रायोगिक अध्ययन विधि वह विधि है जिसमें किसी भी व्यक्ति के व्यवहार या किसी भी घटना का कारण, क्या कारण है, और उस घटना का या व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, कारण और प्रभाव दोनों का अध्ययन हम कैसे करते हैं? स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के माध्यम से करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रायोगिक अध्ययन विधियाँ कहते हैं। आइए अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रयोगात्मक विधि के चरण या सोपान। यानी कि अब हम ये जानते हैं कि प्रयोगात्मक विधि के चरण या सोपान क्या होता है। देखिए, हमने जान लिया कि प्रयोगात्मक विधि किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। अब आइए हम जानते हैं पूरा एक आपको खाका हमने बताया है कि कैसे प्रयोग कोई संपन्न होता है, उसका पूरा एक क्रमबद्ध जो है सिस्टम क्या होता है, कैसे संपन्न किया जाता है, कैसे बना। सबसे पहले क्या होता है? शीर्षक होता है, टाइटल। आप जिस भी जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है? उस प्रयोग का नाम जो है उसको क्या है आपको अंकित करना होता है। तो सबसे पहला हेडिंग होता है या सबसे पहला चरण होता है कि आप जो है शीर्षक, यानी कि आपके प्रयोग का नाम कैसे है। जैसे हम कर रहे हैं अधिगम वर्ग पे, हम कर रहे हैं बच्चों की बुद्धि लब्धि पे, तो ये शीर्षक में क्या हो जाएगा? अधिगम वक्र या बुद्धि लब्धि। दूसरा है समस्या, जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। तो समस्या क्या होता है? समस्या के एक लाइन की परिभाषा है कि समस्या क्या है? समाधान के लिए प्रस्तुत प्रश्न ही क्या होता है, वो उसको हम समस्या कहते हैं। और समस्या हमेशा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। और इसी समस्या के लिए हम जो है परिकल्पना का निर्माण करते हैं, और फिर परिकल्पना की सत्यता और असत्यता की जांच करने के लिए हम प्रयोग को करते हैं। अब आइए, जैसे समस्या में हम लेते हैं कि क्या बच्चों की जो है सीखने की मात्रा पुनर्बलन पर निर्धारित होती है, या हम ये कहें कि सीखने का पुनर्बलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य में भी है, अब प्लस क्या है? ये समस्या आ जाएगा। अब हम तीसरा जो हम चरण होता है, इसके स्टेप होता है भूमिका, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रयोग के संबंध में जिस भी टॉपिक पे आप प्रयोग कर रहे हैं उसके संबंध में पूरा जो है वर्णन होता है, पूरा इसमें क्या होता है? डिटेल दिया रहता है। ठीक है, और प्रयोग के संबंधित जो भी सिद्धांत होते हैं उनके बारे में भी क्या है? पूरा डिटेल दिया रहता है। चौथा, अब हम बनाते हैं परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना को 3 नाम है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर तीनों नामों से आया तो उसको आप भूलिएगा नहीं, परिकल्पना, प्राकल्पना और उपकल्पना। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में जो है तीनों नाम में से कोई नाम आए तो आप समझ लीजिए कि ये हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहा है। क्या हमने बताया? परिकल्पना, प्राकल्पना और उपकल्पना। अब ये क्या भैया? तो ये है प्रस्तावित उत्तर। समस्या के समाधान में प्रस्तावित उत्तर को हम क्या कहते हैं? परिकल्पना कहते हैं। और क्या है? ये हमेशा क्या है? उत्तर वाले वाक्य में होता है। जैसे पहला समस्या प्रश्नवाचक वाक्य में, तो ये क्या है? उत्तरवाचक वाक्य में होता है। जैसे हमने आपको समस्या में बताया पर एक एग्जाम्पल कि सीखने का पुनर्बलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इसका परिकल्पना क्या बनाएंगे? हम ये बनाएंगे कि सीखने से पुनर्बलन की मात्रा बढ़ती है या पुनर्बलन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये जो है आंसर फॉर्म में होगा। अब हम आते हैं विधि पे, जो 5वीं हेडिंग है मेथड्स भी है। ये क्या है? जो बाकी सभी सोपान हैं, उन सोपानों में सबसे महत्वपूर्ण सोपान किसको माना जाता है? विधि को माना जाता है। क्योंकि विधि में से ही जो है सभी, विधि क्या होता है? किसी भी प्रयोग का एक आधार स्तंभ होता है।
इससे ही क्या है आप जो है परिणाम, निष्कर्ष, प्रयोज्य हर चीज़ जो है आप प्राप्त करेंगे। तो विधि में सबसे पहला आता है हेडिंग प्रयोज्य, जिसको सब्जेक्ट, यानी कि जिन प्राणियों पर आप प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं को क्या है सब्जेक्ट बोला जाता है, उन्हीं को प्रयोज्य बोला जाता है। और इस वाले जो है सोपान में आपको प्रयोज्य के बारे में पूरी जानकारी डिटेल लिखनी होती है। नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग, आयु, मानसिक स्थिति, एजुकेशन, सभी डिटेल इसमें देना होता है। अब जो है दूसरा इसमें सामग्री, जिसको मटेरियल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रयोग में शामिल होने वाली सभी सामग्रियों का वर्णन होता है। जैसे आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग में जो जो सामग्रियां आप इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे। जैसे पेपर, पेन, पेंसिल, स्टॉप वॉच, मैनुअल, प्रपत्र इत्यादि चीज़ों का जिनका आप यूज करेंगे सबका डिटेल आप सामग्री में वो उसको आप देंगे। अगला है अभिकल्प, जिसको हम क्या है डिजाइन बोलते हैं। इसको आप इस हेडिंग के स्थान पे कहीं कहीं होता है चरों का निर्धारण या परिवर्तों का निर्धारण। तो देखिए अभिकल्प में क्या होता है, हम चरों के बारे में जो है स्पष्ट जानकारी देते हैं। अब प्रश्न आता है चर किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के मापनीय योग्य गुणों को हम चर कहते हैं। अब मनोविज्ञान में क्या है, मुख्य रूप से दो ही प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाता है, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चरों का वर्णन होता है। और भी कोई चर है तो उसको भी मनोविज्ञान में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने जो भी समस्या बताई है उसमें स्वतंत्र चर कौन है, आश्रित चर कौन है। जैसे हमने आपको बताया कि सीखने पर पुनर्वर्ण का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें स्वतंत्र चर क्या है, सीखना, और आश्रित चर क्या है, पुनर्वर्ण, ठीक है। तो ये ऐसे आप बनाएंगे। और यहाँ पे ये जो विकल्प का हेडिंग है ये कहीं कहीं पे क्या है इसके स्थान पे क्या होगा, चरों का निर्धारण या परिवर्तों का निर्धारण। आगे आते हैं प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर। अब क्या करेंगे आप अपने प्रयोज्य को प्रयोग से संबंधित जो भी निर्देश होगा उसको देते हुए क्या है अब आप अपनी प्रयोग प्रक्रिया को संपन्न करेंगे या निष्पादित करेंगे। मतलब आप अभी तक जो भी चीज़ें बना रही हैं उसको आप क्रिया रूप प्रदान करेंगे। अब छठवां हेडिंग आता है विधि में 4 हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा, प्रयोज्य, सामग्री, विकल्प, प्रक्रिया। अब छठवां हेडिंग है परिणाम, जिसको हम रिजल्ट अंग्रेजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें जो भी प्रयोग करने से जो भी हमें क्या है आंकड़े प्राप्त हुए हैं, प्रदत्त प्राप्त हुए हैं, उनका क्या है सांख्यिकी विश्लेषण किया जाएगा। और सांख्यिकी विश्लेषण की जो विधियां हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, काई स्क्वायर, एनोवा, टी टेस्ट, यू टेस्ट, ठीक है, जेड स्कोर इत्यादि विधियों का उपयोग करके हम क्या है अपने परिणामों का विश्लेषण करेंगे या परिणामों के बारे में जानकारी है। तो यानी कि परिणाम वाले हेडिंग में पूरे जो जितने भी आंकड़े आपको प्राप्त हुए हैं उनका क्या है आप सांख्यिकी विश्लेषण करके पूरा क्या है उसको मात्रात्मक रूप में प्रदान करेंगे। अगला जो है 7वां है विवेचन। इसको हम व्याख्या भी कहते हैं और इसका इंग्लिश में कहते हैं डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि अब आपको परिणाम प्राप्त हो गए हैं तो जो भी परिणाम प्राप्त हुए हैं उन प्राप्त परिणामों को आपको विस्तार सहित जो है व्याख्या करना होगा। आपने समस्या बनाया था कि सीखने से क्या है क्या सीखने पर पुनर्वर्ण डिपेंड करता है, क्या सीखने का जो होता है वो पुनर्वर्ण से बढ़ता है या घटता है। तो आप देखेंगे कि आपको क्या रिजल्ट प्राप्त हुई, आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो सत्य हुई है या असत्य हुई है। अगर वो क्या है सत्य हो गई तो यानी कि आपका जो है हाइपोथेसिस वो क्या है वो एक्सेप्ट हो जाती है और आप कह सकते हैं कि आपने जो भी कि सीखने पे क्या है पुनर्वर्ण का प्रभाव पड़ता है। तो पूरा विधिवत आप जो है इसमें आप व्याख्या करेंगे। जैसे हमने किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को हमने जो है प्रयोग हमने किया तो आपको जो भी आंकड़ा प्राप्त होगा परिणाम उसमें आप जो है एक तालिका रहता है उसमें दिया रहता है कि इतने से इतने रहेगा तो कितना बुद्धि रहेगा। तो उसके बारे में पूरा जैसे मान लीजिए 90 से 110 के बीच में आता है तो आप कहेंगे सामान्य बुद्धि। अब सामान्य बुद्धि क्या होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है पूरा आप जो है विधिवत व्याख्या परिणामों करेंगे। सबसे लास्ट हेडिंग जो है 8वां निष्कर्ष जिसको हम कंक्लूजन करते हैं। इसमें क्या कहते हैं परिणामों का एक समराइज रूप में वर्णन करते हैं, एक संक्षेप रूप में परिणामों को क्या है निष्कर्ष में हम वर्णन कर देते हैं जिससे देखने वाले को और निष्कर्ष देखकर पता चल जाए कि क्या जो है परिणाम प्राप्त हुआ है और कैसा रिजल्ट रहा है। तो ये पूरा खाका क्या था प्रयोगात्मक विधि के चरण या सोपान थे। और ऐसे ही आपको कोई भी जो है प्रैक्टिकल जब मनोविज्ञान में किया जाता है तो यही सभी स्टेप होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरा स्टेप ऐसे ही आपको हेडिंग लिखना है और ऐसे ही सभी प्रैक्टिकल आपको संपन्न कराया जाता है। यही प्रयोगात्मक विधि के चरण होते हैं।
अब हम आते हैं जो है इसके कुछ गुण और दोष। हर विधि का कुछ गुण और दोष होता है। सबसे पहले हम गुण की बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, इसमें वैज्ञानिकता का गुण पाया जाता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि क्या है, यह विज्ञान के द्वारा बताए गए नियमों और सिद्धांतों को प्रयोग करके किसी भी व्यवहार का अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, नियंत्रित परिस्थितियों में जब प्रयोग किया जाता है तो इससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। तो इसमें क्या है, विश्वसनीयता का गुण भी पाया जाता है। और साथ ही साथ क्या है, इससे जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो वैध भी होते हैं। विश्वसनीयता और वैधता दोनों जो है वो प्राप्त होती है। और पुनरावृत्ति, देखिए परागम विधि का ये भी सबसे प्रमुख गुण है कि आप इसका बार बार दोहराएंगे, बार बार प्रयोग कर सकते हैं, रिजल्ट जो है आपको समान ही आएगा। और लास्ट जो है सामान्यीकरण, जिसको जनरलाइजेशन कहते हैं। कहने के तात्पर्य है कि आपने जो भी प्रयोग किया उसको क्या है, आप उसको पूरी जनसंख्या पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं कि बनारस जिले के मनोविज्ञान पढ़ने वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि का अध्ययन करना, तो आप सभी बनारस जिले के बच्चों को तो पूरा आप जो है अपने प्रयोग में नहीं लेंगे, तो उसे आप जनसंख्या से आप जो है सैंपल का सिलेक्शन करते हैं और उस सैंपल पे आप क्या है प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसको पूरे जनसंख्या पे अप्लाई कर देते हैं। इसी को कहते हैं हम सामान्यीकरण। पूरी जनसंख्या पे हम मान के चलते हैं। अब इसके गुण के बारे में हो गया। अब दोष इसके कुछ है, तो दोष इसका सबसे पहला ये है कि प्रयोगात्मक विधि एक जो है वैज्ञानिक विधि है, इसलिए इसको संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है तो क्या है, परिणाम दूषित आ सकते हैं और जिससे इसकी विश्वसनीयता और वैधता खतरे में पड़ जाती है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक परिवेश। चूँकि प्रयोगात्मक विधि क्या है, नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए ये जो प्राकृतिक परिवेश है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। ये इसकी कमी है। इसमें क्या है, मतलब स्वाभाविक परिस्थिति में चीज़ों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि क्या है, नियंत्रित परिस्थिति में अपना एक कृत्रिम परिस्थिति बनाया जाता है, उसी में क्या है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है दोष इसका होता है। तीसरा है सतर्क होना, यानी कि कभी कभी आप जिस भी प्रयोज्य पे प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसको पता चल गया कि हमारे ऊपर प्रयोग हो रहा है तो वो सतर्क हो जाता है और जो है कभी कभी गलत उत्तर भी दे देता है, जिससे क्या है परिणाम दूषित और उस दूषित आने के पूरा चांसेस हो जाते हैं। और अगला और लास्ट जो दोष है, सभी व्यवहारों का प्रायोगिक अध्ययन करना संभव नहीं होता, यानी कि सभी व्यवहारों का हम प्रयोगात्मक विधि से माध्यम से अध्ययन नहीं कर पाते। तो उनके लिए बाकी और विधियां हैं जिनके माध्यम से और व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, और वो विधियां आगे आप जो है अगले क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आप लोग सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप पे मैसेज चला जाएगा। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक। आज की क्लास में हमने आपको प्रयोगात्मक विधि क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्लास को जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जो यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी वाले गुरुजी, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्या है बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से क्या है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।